हेलो एवरीवन, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ ईथर्स। तो ईथर्स की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, नोमेनक्लेचर वगैरह, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, सब कुछ हम आज के इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ईथर्स होते क्या हैं, ईथर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो द कंपाउंड्स विच कंटेन ऑक्सीजन एटम एज अ फंक्शनल ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ईथर्स। यानी कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है उनके स्ट्रक्चर के अंदर, उनको बोलते हैं ईथर्स। अगर हम एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया CH3O CH3। यहाँ पे ऑक्सीजन के दोनों साइड सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट है, तो किसी को भी हम पेरेंट चेन और किसी को भी हम सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया जैसे कि CH3CH2, ये क्या हमारा एल्केन, ये क्या हो गया हमारा मीथेन, या फिर मिथाइल बोल सकते हैं, हम इथाइल बोल सकते हैं। तो इसमें जो ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन एटम जिस साइड होंगे उसको हम बोलेंगे पेरेंट चेन। इसमें ऑक्सीजन जो है पेरेंट चेन के अंदर काउंट नहीं होगा, सिर्फ ये वाले जो मतलब जो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन होगी उसी को हम पेरेंट चेन बोलेंगे। और ये जो बाद में फिर बच जाएगा ऑक्सीजन एंड CH3, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। अगर हम इसके और एग्जांपल देखें तो ये बेंजीन रिंग हमारी क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन, क्योंकि इसमें 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही होगी। और ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। या फिर ये एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, इसमें भी ऑक्सीजन एटम जो है दोनों कार्बन्स के साथ प्रेजेंट है, तो एक आर ये हो जाएगा, एक आर ये हो जाएगा। जनरल फार्मूला जो होता है हमारे ईथर्स का वो तो हमारा फुलफिल हो ही रहा है, तो इसको भी हम ईथर की कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारी आती है क्लासिफिकेशंस ऑफ ईथर की, ईथर्स को कैसे कैसे क्लासीफाई करा गया है। तो ईथर्स को क्लासीफाई करा गया है एज साइक्लिक एंड एसाइक्लिक ईथर्स। तो साइक्लिक ईथर्स कौन से होते हैं और एसाइक्लिक ईथर्स कौन से होते हैं। तो एज द नेम सजेस्ट, साइक्लिक ईथर्स वो ईथर होते हैं जिसमें जो O एटम होता है वो रिंग के अंदर प्रेजेंट होता हमारा, प्रेजेंट इन द रिंग, यानी कि ऑक्सीजन एटम एक रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर रिंग के अंदर प्रेजेंट है तो एक रिपीटेड यूनिट होगी, दैट इज़ CH2O। ये वाली जो हमारी यूनिट होती है वो रिपीटेड यूनिट होती है, वो कैसे होती है वो हम अभी एग्जांपल में देखेंगे। और ए साइक्लिक ईथर्स हमारे कौन से हो जाएंगे, ए साइक्लिक ईथर्स हमारे वो ईथर्स होते हैं जिसमें जो ऑक्सीजन एटम होता है इज़ नॉट प्रेजेंट विद इन द रिंग। यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन एटम होता है वो रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। अगर इसके हम कुछ एग्जांपल देखें, साइक्लिक ईथर्स के अगर हम एग्जांपल देखें तो ये वाला जो हमने क्लासिफिकेशन इसका करा था, दिस वन, ये वाला हम ले सकते हैं कि CH2 एंड दिस, ये हमारा साइक्लिक ईथर है। हमारा मतलब जो ऑक्सीजन एटम है वो हमारा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा किसका, साइक्लिक ईथर्स का। अगर इसका दूसरा एग्जांपल हम लें तो एक स्ट्रक्चर होता है ये वाला स्ट्रक्चर होता है। तो ये वाला जो फंडा था CH2 ऑक्सीजन की, ये एज अ रिपीटेड यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये रिपीटेड यूनिट क्या है और कैसे हम बोल सकते हैं कि सबको पता है कि ऐसे मतलब जो लाइंस डायग्राम होते हैं उसमें यहाँ पे जितने भी लाइंस होते हैं सारे कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट करते हैं कि कार्बन प्रेजेंट है। और कार्बन की वैलेंसी को कौन पूरी करते हैं, हाइड्रोजन H2C। तो देखो CH2 CH2O, यहाँ पे भी क्या होगा CH2, यहाँ पे भी क्या होगा CH2O। तो CH2 CH2O CH2 CH2O, तो ये हमारी होगी ना रिपीटेड यूनिट। तो यानी कि ऐसे ईथर्स जिसमें एक या एक से ज़्यादा ऑक्सीजन रिंग के अंदर प्रेजेंट हों, CH2 CH2O रिपीटेड यूनिट के साथ। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमारे हो जाएंगे साइक्लिक ईथर्स के। ए साइक्लिक ईथर्स के एग्जांपल अगर हम देखें तो इसके तो बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कि CH3O CH3, ये इसका एग्जांपल हो गया। या फिर अगर ये बेंजीन रिंग कर दी, दिस इज़ ऑक्सीजन, CH2 CH3, ये हमारा ए साइक्लिक ईथर्स का एग्जांपल हो गया। सो देयर आर मैनी मोर एग्जांपल्स ऑफ ए साइक्लिक ईथर्स।
अब नेक्स्ट जो ईथर्स की क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, एक तो होगी साइक्लिक और एसाइक्लिक। दूसरी, अब एसाइक्लिक ईथर्स को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज एलिफेटिक ईथर्स एंड एरोमेटिक ईथर्स। एलिफेटिक ईथर्स कौन से होते हैं? द ईथर्स इन विच बोथ द सब्सटीट्यूएंट्स अराउंड द ऑक्सीजन एटम आर एल्काइल ग्रुप। यानी कि ये जो ऑक्सीजन एटम है, इसके साथ में ये जो दोनों सब्सटीट्यूएंट हमारे प्रेजेंट होंगे, ये दोनों के दोनों अगर हमारे एल्काइल ग्रुप हैं तो इसको हम बोलेंगे एलिफेटिक ईथर्स। और एरोमेटिक ईथर्स कौन से हो जाएंगे? द ईथर्स इन विच वन और बोथ ऑफ द सब्सटीट्यूएंट अराउंड द ऑक्सीजन एटम आर एराइल ग्रुप। यानी कि ये वाला जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे जो ये मतलब आर सब्सटीट्यूएंट हमारा प्रेजेंट होगा, वो एक तो होना चाहिए एराइल, एक तो एराइल होना ही होना चाहिए। बाकी ये वाला हमारा जो है एल्काइल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है। और एलिफेटिक में एल्काइल होने दोनों एल्काइल चाहिए, बट ये कोई कंडीशन नहीं होती कि दोनों के दोनों एल्काइल सेम होने चाहिए। ये वाला एल्काइल कुछ हो सकता है, ये वाला एल्काइल कुछ हो सकता है, तो इसको हम आर डैश बोल सकते हैं क्योंकि दोनों एल्काइल में और मे नोट भी सेम। एल्काइल में और मे नोट बी सेम, तो यानी कि सेम हो भी सकते हैं ना भी हों, तो उसको हम बोल देते हैं एलिफेटिक ईथर्स और एरोमेटिक ईथर्स। इनके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो अगेन वही एलिफेटिक ईथर्स में हमारा एग्जांपल क्या हो जाएगा? H3COCH3, ये हमारा एग्जांपल हो गया। ये भी कौन सा ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप है। ये भी कौन सा ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप है। या फिर हम बोल सकते हैं H3CH2CO एंड CH3, ये भी हमारा एल्काइल ग्रुप है, ये भी हमारा एल्काइल ग्रुप है। इस वाले में दोनों सेम है, इस वाले में दोनों डिफरेंट है, बट हैं दोनों एलिफेटिक ईथर्स ही। एरोमेटिक ईथर्स में क्या हो जाता है? एरोमेटिक ईथर्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं, दिस इज CH3, ये हमने यहाँ पे बना दी बेंजीन। तो ये एक तो क्या हो गया? एराइल हमारा हो गया, एक हमारा क्या हो गया? यहाँ पे एल्काइल हो गया। अब यहाँ पे भी हम एराइल ग्रुप को अटैच कर सकते थे, तो वो भी किसकी कैटेगरी में आता? एरोमेटिक ईथर्स की कैटेगरी में आता। अब क्या हो सकता है कि जैसे क्या बताया कि यहाँ पे ये दोनों जो आर हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर तो ऑक्सीजन के दोनों साइड में ये जो आर ग्रुप है, आर इज सेम ऑन बोथ साइड ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो हमारा जो ईथर होगा, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड वाले आर जो हैं सेम होंगे तो वो हो जाएंगे सिमेट्रिकल ईथर्स। और अगर ये दोनों आर जो हैं अलग अलग होंगे तो वो हमारे हो जाएंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर सिमेट्रिकल ईथर्स की हम बात करें तो जैसे ये हमारा सिमेट्रिकल एलिफेटिक ईथर हो गया, ये हमारा अनसिमेट्रिकल एलिफेटिक ईथर हो गया। अगर हम एरोमेटिक की बात करें तो ऑक्सीजन एटम, ये हमारा क्या हो गया? दिस इज ऑक्सीजन एटम, ये हमारा हो जाएगा सिमेट्रिकल एरोमेटिक ईथर। और ये वाला एग्जांपल हम किसकी कैटेगरी में डाल सकते हैं? अनसिमेट्रिकल एरोमेटिक ईथर। तो ये हमारा हो गया एलिफेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर के बारे में। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो हमें ध्यान में रखना है वो क्या है कि अगर ये ऑक्सीजन एटम है, इसके दोनों साइड ये जो आर अगर दोनों एल्काइल हैं तो इनको हम बोलेंगे डाई एल्काइल ईथर्स। तो इनको हम क्या बोल देंगे? डाई एल्काइल ईथर। और अगर ये ऑक्सीजन एटम है, दिस इज़ आर, दिस इज़ आर, ये वाला आर हमारा जो है एल्काइल पार्ट है और ये वाला हमारा जो है एराइल पार्ट है, तो इनको हम बोलेंगे एल्काइल एराइल ईथर्स। और या फिर एक तीसरी कंडीशन भी हो सकती है कि ये दोनों के दोनों जो हैं हमारे एराइल पार्ट हो, तो इनको हम क्या बोलेंगे? यस, डाई एराइल ईथर्स। तो ये वाले हमारे हो जाएंगे डाई एराइल ईथर्स। तो सिमेट्रिकल हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया, दोनों आर अगर एल्काइल हैं तो डाई एल्काइल ईथर्स हो जाएंगे, एक एल्काइल एक एराइल है तो एल्काइल एराइल ईथर्स हो जाएंगे, दोनों एराइल एराइल है तो हमारे डाई एराइल ईथर्स हो जाएंगे। तो ये सब कुछ था एसाइक्लिक ईथर्स के बारे में। अब अगर हम बात करें साइक्लिक ईथर्स के बारे में,
कि साइक्लिक ईथर्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है, तो वो बड़ी ही सिंपल होती है। एक तो होते हैं सिंपल साइक्लिक ईथर्स, एक हो गए हमारे सिंपल साइक्लिक ईथर्स, और दूसरे हमारे आते हैं क्राउन ईथर्स। तो सिंपल साइक्लिक ईथर्स हमारे कौन से ईथर होते हैं? द ईथर इन विच 1 to 3 ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन अ रिंग, यानी कि कोई रिंग है, फॉर एग्जांपल यही हमारी रिंग है, दिस इज CH3। तो या तो किसी रिंग के अंदर एक ऑक्सीजन एटम, दो ऑक्सीजन एटम या तीन ऑक्सीजन एटम एक रिंग के अंदर प्रेजेंट है, तो वो हमारे आ जाएंगे सिंपल साइक्लिक ईथर्स की कैटेगरी में। और अगर अप टू 3 ऑक्सीजन एटम हैं एक रिंग के अंदर, तो वो हमारे काउंट हो जाएंगे किसमें? क्राउन ईथर्स के अंदर। यानी कि अगर 3 ऑक्सीजन एटम्स तक एक रिंग में हैं तो हमारे सिंपल साइक्लिक ईथर्स, और अगर 3 से ज़्यादा ऑक्सीजन एटम एक ही रिंग के अंदर है तो उसको हम बोलेंगे क्राउन ईथर। क्राउन ईथर का एग्जाम्पल वही जो हम अभी पीछे पढ़ा था। मतलब एग्जाम्पल ना ऐसे ऐसे लो कि जो हर चीज़ में काम आ जाए समझने के लिए, ताकि ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न ना हो कि क्या चीज़ क्या थी। तो ये हमारे थे ए साइक्लिक ईथर्स के पार्ट। तो ये हमारी सारी क्लासिफिकेशन होगी। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम एक बार रिवीजन करें तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन थी साइक्लिक और ए साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर क्या होते हैं? जिसमें ऑक्सीजन एटम रिंग के अंदर होता है। ए साइक्लिक कौन से होते हैं? जिसमें रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। अब ए साइक्लिक ईथर के फर्दर क्या थे? एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक कौन से होते हैं? जिसमें दोनों के दोनों एल्काइल होंगे, बट ये ज़रूरी नहीं है कि सेम हो या डिफरेंट हो। एरोमेटिक में क्या होगा कि दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे उनमें से एक तो एराइल होना ही होना चाहिए, बाकी दोनों भी हो सकते हैं। अब अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड आर अगर सेम होंगे तो वो हो जाएंगे सिमेट्रिकल, और अगर अलग अलग होंगे तो हो जाएंगे अनसिमेट्रिकल। अब अगर दोनों एल्काइल होंगे तो डाई एल्काइल ईथर्स, एक एल्काइल एक एराइल होगा तो एल्काइल एराइल ईथर्स, और दोनों एराइल होंगे तो डाई एराइल ईथर्स। और साइक्लिक जो ईथर्स होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल साइक्लिक ईथर्स एंड क्राउन ईथर्स। सिंपल साइक्लिक में क्या होता है? 3 कार्बन एटम तक एक रिंग के अंदर आ सकते हैं, और अगर 3 से ज़्यादा ऑक्सीजन के एटम एक ही रिंग के अंदर आ रहे हैं तो फिर वो क्राउन ईथर्स की कैटेगरी में काउंट हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद अब हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स की। ईथर्स को हम नोमेनक्लेट कैसे कर सकते हैं। तो ये रूल तो सबको पता, हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं। दिस इज़ वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सबसे पहली प्रेफरेंस जो हमारी होती है नोमेनक्लेचर के अंदर वो होती है वर्ड रूट की, यानी कि सबसे पहले हम नेमिंग करेंगे वर्ड रूट की, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स की, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स की, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स की, और उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स की। जो वर्ड रूट हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे प्रेजेंट हैं, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे रिंग में प्रेजेंट होते हैं वो हमें वर्ड रूट बता देता है कि कितने। अब जो हमारा प्राइमरी सफिक्स होता है वो क्या बताता है कि जो चेन है कार्बन की वो सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड यानी कि मतलब वो एल्केन उसके अंदर प्रेजेंट है, या फिर एल्कीन या फिर एल्काइन उसके अंदर प्रेजेंट है, वो हमें बता देगा प्राइमरी सफिक्स। अब सेकेंडरी सफिक्स हमें क्या बताएगा कि जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हमारा है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जो हमारा प्रेजेंट है उसकी पोजीशन क्या है। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कौन बताएगा? सेकेंडरी सफिक्स। इसको हम थर्ड नंबर पे नेमिंग करते हैं इसकी। फोर्थ हमारा आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स हमें क्या बताएगा कि जो कंपाउंड है वो साइक्लिक है या फिर ए साइक्लिक है, यानी कि हम लगाते हैं ना कि साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोओक्टेन ऐसे करके, तो हमें बताता है कि साइक्लिक है या फिर ए साइक्लिक है। और जो हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो हमें बताता है पोजीशन ऑफ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, कि सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है। अब हमारे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, वो हमारा अलग से एक टॉपिक होता है, अलग से उसकी एक टेबल अलग से गिवन होती है, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। ये तो हो गया इसका मेथड। अब अगर ईथर्स की वैसे अगर हम जनरल नेमिंग देखें तो वो हम करते हैं एल्कोक्सी एल्केन। इसको हम शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं, इसको डायरेक्ट याद कर लो तो सारे के सारे वैसे ही हो जाते हैं, या फिर आप इस वाले रूल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल CH3 CH2O CH3। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ढूंढना।
ढूंढो भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड, दो ही हैं तो ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी। तो इसका नेम करेंगे, दो हैं तो ये क्या हो जाएगी हमारी इथेन। सिंपल। ये हमारा क्या बच गया बेसिकली मिथाइल। ऑक्सीजन भी है तो ये क्या हो गया हमारा मिथॉक्सी। तो इसको हम या तो बोल सकते हैं इथेन मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथेन। अब क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग हमें इसको बोलना एल्कोक्सी एल्केन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। या फिर इसके अलावा हम क्या भी बोल सकते हैं, ये हमारा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है इथाइल, ये हमारा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है इथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकली अगर हम इसको बोलना चाहें तो इसको हम इथाइल मिथाइल ईथर इस नाम से भी हम इसको बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम लें, सो OCH3 एंड दिस इज़ द बेंजीन रिंग। अब अगर इसकी नेमिंग कर रही होंगी तो कैसे करेंगे, इसमें पेरेंट चेन हमारी कौन सी होंगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, ये वाली। तो ये वाली हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, ये वाला हमारा एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो गया। या फिर एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कौन से ग्रुप के साथ प्रेजेंट है, मिथाइल के साथ, तो क्या हो गया मिथॉक्सी एल्केन। एल्केन यानी कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी यहाँ पे किस चीज़ की है, बेंजीन की। तो इसकी नेमिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी बेंजीन। तो ऐसे करके हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं। तो अब प्रैक्टिस के लिए इन दो एग्जांपल्स की भी नेमिंग हम करके देखते हैं। तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम ढूंढेंगे तो कौन सी हो जाएगी 1 2 3, ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन होगी। दिस इज़ व्हाट प्रोपेन। और ऑक्सीजन किसके साथ है, इसके साथ, तो ये हमारी क्या होगी इथोक्सी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथोक्सी प्रोपेन। क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल में दिस इज अगेन व्हाट बेंजीन, ये हमारा क्या हो जाएगा इथोक्सी। यहाँ पे क्या मतलब 3 जब कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं प्रोपेन। प्रोपेन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा प्रोपोक्सी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपोक्सी बेंजीन। और ऐसे ही फर्दर हमारी जो है नोमेनक्लेटिंग हो जाती है। तो ये तो हमारी थी ए साइक्लिक ईथर्स के अंदर, ये सारे के सारे आप देख रहे हो ना कि ऑक्सीजन एटम हमारा रिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो हमारी नेमिंग थी वो थी ए साइक्लिक ईथर्स के लिए। अगर हमें साइक्लिक ईथर्स की नेमिंग करनी है तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा वही इजी सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। तो इसकी नेमिंग बेसिकली कैसे करते हैं, इसकी नेमिंग के लिए एक वर्ड आता है इपोक्सी। इपोक्सी। इपोक्सी को तो सेंटर में लिखना ही लिखना होता है। उसके बाद इसकी भी सेम नेमिंग होगी 1 2, 2 कार्बन के एटम हो गए, 1 ऑक्सीजन का एटम रिंग में प्रेजेंट है। तो क्योंकि 2 कार्बन के एटम प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा इथेन। और जो ऑक्सीजन है वो 1 और 2 कार्बन एटम से अटैच है तो उसको हम लिख देंगे 1 2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 इपोक्सी इथेन। तो इसके और एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या हो जाएंगे CH यहाँ पे फर्दर ये चेन चल रही है O और O। तो यहाँ पे भी एक कार्बन तो होगा, एक कार्बन यहाँ पे भी होगा। तो 1 2 3 4। तो ऑक्सीजन कौन से कार्बन एटम से अटैच है, नंबर 2 और नंबर 3 से। इपोक्सी ये जो हमारा रामबाण है साइक्लिक ईथर्स का इथोक्सी वो। और क्योंकि 4 कार्बन की चेन हमें यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा 2 3 इपोक्सी ब्यूटेन। तो ऐसे करके हम साइक्लिक ईथर्स की नेमिंग कर सकते हैं। ये साइक्लिक ईथर्स कौन से हैं, सिंपल साइक्लिक ईथर्स। अगर हमारे पास क्राउन ईथर्स आ जाते हैं, क्राउन ईथर्स अगर हमारे पास हों तो उनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं। उनकी नेमिंग के लिए एक फॉर्मूला होता है एक्स क्राउन वाई। एक्स क्राउन वाई से हम उनकी नेमिंग करते हैं। हम यहाँ पे वाई क्या होता है और एक्स क्या होता है। एक्स तो होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ हम बोल सकते हैं कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट हैं वो हमें बताता है एक्स। और वाई फिर हमें क्या बताता है कि टोटल नंबर ऑफ
ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं रिंग के अंदर। अब इस वाले में कार्बन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो ये कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें प्रेजेंट है, 1 सेकेंड, दिस इज ब्लर। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 लिखा क्राउन, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 4। सो 8 क्राउन 4, इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 8 क्राउन 4। एक और एग्जांपल अगर हम इसका लें तो वो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन यूं यूं यूं, एक ऑक्सीजन और आया यहाँ पे, ये कार्बन हो जाएगा, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन यहाँ पे, ये ऐसे करके एक ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पे। कितने, 1 2 3 4 ऑक्सीजन हो गया हमारे पास, 1 2 3 4, ऐसे ऐसे ऐसे, एक ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन हो गए। इसमें 6 ही ऑक्सीजन होने थे स्ट्रक्चर के अंदर, तो 6 ही ऑक्सीजन है ये, 1 2 3 4 5 6। तो वाई की वैल्यू तो कितनी होगी, 6 क्राउन। और इसके अंदर कार्बन के एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 12 क्राउन 6, इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 12 क्राउन 6। हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर। तो ये हमारा ईथर का फॉर्मूला होता है ROR, या फिर इसको R' भी बोल सकते हैं। तो ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और एल्काइल ग्रुप या रेल ग्रुप के ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज। तो इनके बीच में क्या होता है ना, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, और क्योंकि ये दोनों डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है ड्यू टू अपोजिट चार्जेस। तो ये जो डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। ये वीक यानी कि वीक वंडरवॉल फोर्सेज से इनके जो कंपाउंड हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, और वीक वंडरवॉल फोर्स इतने ज़्यादा वीक होते हैं कि उनको ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत ही कम अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट हमें होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए जो हम इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे वो है इनकी एसोसिएशन एबिलिटी, कि यानी कि ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कितना ज़्यादा एसोसिएट होकर कितनी लंबी चेन बना सकता है। तो क्योंकि इनके बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, तो यानी कि इनको तोड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो ये एसोसिएशन को शो ही नहीं करते, डो नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। क्यों नहीं ये एसोसिएशन प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो करते, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, ये बहुत ईजिली ब्रेक डाउन इसका हो जाता है। सेकंड हम इसका देखेंगे स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि इसके जो सब्सटेंसेस होते हैं वो किस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड होते हैं, सॉलिड होते हैं, गैस होते हैं, क्या होते हैं। तो जो लोअर मेंबर होते हैं ना, लोअर मेंबर्स हमारे क्या होते हैं, गैसेस, while higher members are liquid due to increase in the magnitude of van der Waal bond। और जो इसके हायर मेंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लिक्विड। लिक्विड क्यों हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं लिक्विड, क्योंकि इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ van der Waal फोर्सेस। तो हो गया क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी जो आती है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी यानी कि कितने ज़्यादा विस्कस होते हैं। इनकी विस्कोसिटी बहुत ही ज़्यादा लो होती है। लो क्यों होते हैं, लो भी बोल सकते हैं या फिर हम सेम भी बोल सकते हैं, वही क्योंकि इनके बीच में वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, तो इतना ज़्यादा गाढ़ापन इनके अंदर रहता नहीं है। तो इनकी जो विस्कोसिटी होती है वो सिमिलर सी होती है जो एल्केन्स होते हैं इनके कंपेरेबल मोलिकुलर मास के उनके। नेक्स्ट हमारा अगर हम मेन इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करें तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। सॉरी मेल्टिंग पॉइंट मैंने बोल दिया, मेल्टिंग पॉइंट की जगह आएगा सोल्यूबिलिटी। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वही क्योंकि इनके बीच में वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, तो इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, कम हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो कंपेरेबल होता है जो इनके एल्केन्स होते हैं उनके।
तो ज़्यादा कुछ हाई नहीं होता इनका, लो ही होता है, कंपेरेबल मोलिकुलर मास होता है इनका, तो बॉइलिंग पॉइंट पे इनका कंपेरेबल सा हो जाता है। सोल्युबिलिटी क्या होती है, लोअर ईथर्स आर सोल्यूबल इन वाटर, जो लोअर ईथर यानी कि जो लोअर मेंबर हैं वो सोल्यूबल हैं वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं पानी के साथ, पानी के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, बट जो हायर मोलिक्यूल्स होते हैं वो नहीं बना पाते। अब इसको समझते हैं कि कैसे। दिस इज़ व्हाट डेल नेगेटिव, इस पे भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में बॉन्डिंग जो हो जाएगी, देखो कैसे। ये हमारा क्या हो गया, ईथर, ये हमारा क्या हो गया, वाटर। तो इनके बीच में ना ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है अपोजिट चार्ज होने की वजह से, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बीच में डेवलप हो जाते हैं, तो इनकी वजह से ये हाईली सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। तो ये था इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स की, ईथर्स को प्रिपेयर कैसे करा जा सकता है। तो ये हमने एग्जांपल ले लिया एक, अब इसे हम देखेंगे ईथर्स की सारी प्रिपरेशन रिएक्शन की हम कैसे कर सकते हैं, इथोक्सी इथेन। तो इसको प्रिपेयर करने का जो एक रामबाण होता है ना, वो होता है एल्कोहल। एल्कोहल से बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करके हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट मेथड हमारा होता है ये मोल, इथेनॉल यानी कि एल्कोहल, ये हमने ले लिया इथेनॉल का 1 मोल। इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें इथेनॉल के 2 मोल चाहिए, तो 1 मोल हमने और ले लिया यहाँ पे, तो ये हमारे पास 2 मोल हो गए इथेनॉल के। इसको H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे 413 केल्विन टेम्परेचर पे। तो इस रिएक्शन में क्या होगा ना, कंडेंसेशन होगी। यहाँ पे कंडेंसेशन कैसे होगी, इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज, इस वाले पे नेगेटिव चार्ज, इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये 2 H2O से यहाँ से ये 1 H और यहाँ से ये दोनों के दोनों आपस में रिएक्ट करके चले जाएंगे बाहर, कंडेंसेशन हो जाएगी, पानी निकल जाएगा बाहर और हमारे पास बन जाएगा इथोक्सी इथेन। सेकेंड जो इसकी प्रिपरेशन हम करेंगे वो हेलो एल्केन से कर सकते हैं। हेलो एल्केन में हमने ले लिया क्लोरो इथेन, तो क्लोरो इथेन के भी सिमिलरली हमने 1 मोल यहाँ पे ले लिया, 1 मोल हमने और ले लिया। इसको ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। यहाँ पे होगा क्या, ये जो सिल्वर है ये एक Cl को लेके गया बाहर, इसका जो दूसरा मूल है सिल्वर का वो इस Cl को लेके गया बाहर, तो 2 AgCl निकल गया बाहर, और फिर ये वाला जो ऑक्सीजन बचा इसने इसके साथ बॉन्ड बना के यहाँ पे आके कंबाइन हो जाता है और हमारे पास बन जाता है इथोक्सी इथेन। थर्ड इसके प्रिपरेशन हम अगेन एल्कोहल से कर सकते हैं, एल्कीन का यूज़ करके। कैसे, मार्कोनिव्स एडिशन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो 1 जोड़ दो ऑक्सीजन से, 1 जोड़ दो हाइड्रोजन से, दोनों को अटैच कर दो इस वाले से, तो हमारे पास इथोक्सी इथेन बन जाता है। नेक्स्ट हम बना सकते हैं सोडियम इथोक्साइड से। सोडियम इथोक्साइड से कैसे बनाएंगे, सोडियम इथोक्साइड हमने ले लिया, ये बेसिकली ना एक टेक्निक होती है, जैसे हमें इथोक्सी इथेन बनाना है तो इसको हम ऐसे ब्रेक डाउन कर लेंगे, तो एक पार्ट हमारा ये इसके साथ हमने जोड़ दिया Na पॉजिटिव, और जो ये वाला बच गया इसके साथ हमने जोड़ दिया Cl। तो इन दोनों को जब रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से Na, यहाँ से Cl निकल जाएगा बाहर और हमारे पास इथोक्सी इथेन बन जाएगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन। सोडियम इथोक्साइड का यूज़ करके जब हम इथोक्सी इथेन यानी कि ईथर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। अब ये जो सोडियम इथोक्साइड है इसको हम और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, अगेन एल्कोहल से। एल्कोहल से कैसे, NaOH के साथ हम इसको रिएक्ट करा देंगे, तो यहाँ से ये जो H पॉजिटिव है ये इस OH नेगेटिव के साथ निकल के जाएगा बाहर एज वाटर, और ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है ये Na के साथ जुड़ के सोडियम इथोक्साइड बना लेगा, जिसके फर्दर विलियम सिंथेसिस करके हम इथोक्सी इथेन बना सकते हैं। सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ द about the preparation of ethers. So this is all about the definition, classification, physical property, nomenclature and preparation of ethers. So this is all for this video. Thank you.